हेलो स्टूडेंट्स। समाज शास्त्र की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम नातेदारी के महत्व या समाज में उसका क्या महत्व, नातेदारी का क्या महत्व है, उसकी क्या भूमिका है, या नातेदारी के सामाजिक प्रकार क्या है इसके बारे में, और नातेदारी में क्षेत्रीय विभिन्नता क्या है, अर्थात भारत में अलग अलग क्षेत्रों में नातेदारी किस तरह से व्यवहार करती है, उसके क्या क्या रूप हैं, उसके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम नातेदारी का महत्व, भूमिका या प्रकार। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि नातेदारी की समाज में क्या भूमिका है, सामाजिक महत्व क्या है, या सामाजिक प्रकारों के बारे में बताओ, तो उसमें आपको यही आंसर लिखना है। यहाँ पर प्रकार्य के बारे में एक बार बात क्लियर कर दें कि प्रकार्य का तात्पर्य उन कार्यों से होता है जो सामाजिक संगठन का आधार है, जो समाज के संगठन और एकता में मदद करते हैं, वो प्रकार्य कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। नातेदारी व्यवस्था के प्रकार्य, फंक्शंस, इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी क्या है, इसकी भूमिकाएं क्या है। संकट के समय भूमिका, नातेदारी व्यवस्था है, नातेदार है, वो संकट के समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे किसी परिवार में किसी की यदि डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो पूरे जो रिश्तेदार नातेदार है वो उसे सांत्वना देते हैं, साथ देते हैं, सहयोग देते हैं। इसी तरह से किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाने पर, अन्य किसी भी प्राकृतिक आपदा आ जाने के कारण जो नातेदार है वो परिवार की मदद करते हैं। तो नातेदारी की भूमिका संकट के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण और सहयोगात्मक है। सुख में सहयोगी, नातेदार जो है वो केवल दुख में सहयोग देने वाले ही नहीं होते, बल्कि ये सुख में भी एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि नातेदारी सुख और दुख दोनों में परिवार या व्यक्ति का सहयोग करते हैं। जैसे परिवार के अंदर किसी भी कोई धार्मिक कार्य है, या फिर विवाह का कार्य है, या फिर कोई बच्चे का जन्मोत्सव है, इस तरह के किसी भी तरह के कार्यक्रम यदि खुशी के हैं तो उसमें नातेदार खुशी में शामिल होते हैं और एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, साथ मिलकर उत्सव का आनंद भी लेते हैं। तो नातेदार संकट के समय में, मतलब दुख में भी और सुख में भी एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। रोजगार और शिक्षा व्यवस्था में भी नातेदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब व्यक्ति, बालक है, वो रोजगार के योग्य हो जाता है, तो उसकी योग्यता के अनुसार अपने चिर परिचितों से मदद लेकर उसे रोजगार दिलाने की कोशिश भी करते हैं। इसके साथ साथ यदि बालक या व्यक्ति कोई अपना खुद का रोजगार शुरू करता है और उसे आर्थिक मदद की ज़रूरत है, तो जो नातेदार है वो उसे आर्थिक मदद भी प्रदान करते हैं। साथ साथ में उसकी शिक्षा की व्यवस्था भी नातेदार करते हैं। यदि कोई बालक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसको शिक्षा के लिए आर्थिक हालात उसके ठीक नहीं है, तो नातेदारों द्वारा उसकी शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। इसके अलावा आप ये भी देखते होंगे, जैसे आप दूर दराज से आते हैं शहर के अंदर पढ़ने के लिए, या कई इतनी दूरी से होते हैं कि वो कॉलेज में पढ़ने के लिए पहुंच भी नहीं पाते, तो वो उस शहर में अपने नातेदार या रिश्तेदारों के पास रहकर भी पढ़ाई का काम करते हैं। तो नातेदार है वो शिक्षा और रोजगार के अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विवाह के समय में आर्थिक सहयोग व बिचौलिए की भूमिका। अपने भारतीय संस्कृति के अंदर जो विवाह है वो लड़के लड़की स्वयं ने देखकर उनके रिश्तेदारों के द्वारा या माता पिता के द्वारा इस क्रिया को या इस संस्कार को किया जाता है। जब लड़का या लड़की शादी के योग्य हो जाते हैं, तो जो बिचौलिए की भूमिका है वो रिश्तेदार या नातेदारों के द्वारा निभाई जाती है। नातेदारी व्यवस्था है वो लड़का या लड़की देखते हैं शादी के लिए और फिर इनकी आपस में शादी करवाते हैं, और यदि विवाह के पश्चात उनमें आपस में किसी भी तरह का मनमुटाव हो जाता है, पति पत्नी के बीच में गृहस्थ जीवन में संकट आ जाता है, तो भी नातेदारों के द्वारा उस परिवार को, उस घर को टूटने से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। सामाजिक सुरक्षा व सहयोग। नातेदारी है वो व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा और सहयोग भी प्रदान करती है। जैसे कोई अनाथ हो गया तो उस बच्चे के पालन पोषण का काम नातेदारों के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा किया जाता है। कोई असहाय बुजुर्ग है, उसकी सहायता करनी हो, या
कोई गर्भवती महिला है, उसकी सहायता की ज़रूरत हो, या फिर किसी तरह की दुर्घटना हो गई, उसमें जो नातेदार है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और व्यक्ति को सदैव सुरक्षा और सहयोग की गारंटी देते हैं। व्यक्ति में अलगाव की भावना से सुरक्षा। जो नातेदार है वो सदैव व्यक्ति के आसपास रहते हैं, उनसे मिलते जुलते रहते हैं। व्यक्ति को सदैव ये एहसास रहता है कि मैं दुनिया में अकेला नहीं हूँ, मेरा साथ देने वाले मेरे रिश्तेदार हैं, नातेदार है, भाई बंधु है, मेरे अपने लोग हैं। तो इससे कभी भी व्यक्ति में अलगाव या एकांकीपन की भावना नहीं आ पाती, जिससे व्यक्ति है वो मानसिक रूप से संतुष्ट रहता है और अपना जीवन सुखमय और आनंद के साथ व्यतीत करता है। इनके बाद आप देखिएगा सामाजिक व्यवहार के नियमों का निर्धारण। नातेदारी व्यवस्था है वो सामाजिक व्यवहार के नियमों का निर्धारण भी करती है। भी हमें किस तरह से समाज के अंदर व्यवहार करना चाहिए, किन लोगों के साथ, किन रिश्तेदारों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, किन रिश्तेदारों या नातेदारों के साथ हमें परिहार रखना है। परिहार का तात्पर्य है कि उनसे हमें सामाजिक दूरी रखनी है, जैसे सास बहू, बहू और ससुर, जिसके हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था परिहार संबंधों के बारे में। किन के साथ हमें हंसी मजाक वाले संबंध रखने हैं, जैसे जीजा साली के बीच में हुए। तो इन सामाजिक व्यवहार नातेदारी हमें उन नियमों को बताती है जिन नियमों के अंदर रहकर हम सामाजिक व्यवहार करते हैं, और उन नियमों को हम नातेदारी के माध्यम से ही सीखते हैं। तो नातेदारी सामाजिक व्यवहार के नियमों का निर्धारण करती है। सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण। नातेदारी व्यवस्था या नातेदारी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। व्यक्ति है वो नातेदारों के दबाव के कारण कोई भी गलत कार्य नहीं करता। यदि कोई गलत कार्य करता है तो पूरे रिश्तेदारों और पूरे नातेदारों के द्वारा उसकी निंदा की जाती है, और इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो रिश्तेदार या नातेदारों के द्वारा उसके कार्य की प्रशंसा भी की जाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कार्य करने की सोचता है जिससे जो नातेदार रिश्तेदार है वो उसकी प्रशंसा करे। तो इस प्रकार से व्यक्ति को गलत कार्य करने से या गैर सामाजिक कार्य करने से या परिवार या जाति या धर्म या समूह विरोधी कार्य करने से रोककर सामाजिक व्यवहार पर भी नियंत्रण स्थापित करती है। समाजीकरण में सहायक है। नातेदारी समाजीकरण में भी सहयोगी है, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक व्यवहार को सीखता है, सामाजिक नियमों को सीखता है और उन्हीं के अनुरूप वो कार्य करता है। सामाजिक मूल्यों, पारिवारिक मूल्यों, आपसी संबंधों, छोटे बड़े के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, इन सब बातों का ज्ञान नातेदारी के माध्यम से व्यक्ति को होता है। तो यह नातेदारी व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान देकर समाजीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखना, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि सांस्कृतिक मूल्यों का हस्तांतरण। नातेदारी व्यवस्था में व्यक्ति विभिन्न सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों को, सामाजिक नियमों को आदि को सीखता है। अब व्यक्ति उन सीखे हुए नियमों को केवल अपने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि वो फिर आने वाली पीढ़ियों को वही नियम सिखाता है नातेदारी के माध्यम से। तो इस प्रकार जो नातेदारी व्यवस्था है वह सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने में सहयोगी है। विवाह व परिवार का निर्धारण। नातेदारी व्यवस्था में विवाह के क्षेत्र का निर्धारित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि हमें किस जाति, किस गोत्र, किस समूह में विवाह करना है, कहाँ पर हमें विवाह नहीं करना है, इन सभी नियमों का ज्ञान या नियमों को निर्धारण करने का काम है वो नातेदारी के द्वारा किया जाता है। भी अंतर विवाह होगा, बहिर्विवाह होगा, समूह विवाह होगा, या फिर पितृ स्थानिक विवाह होगा, मातृ स्थानिक परिवार बनेंगे, इन सब का जो निर्धारण है वो नातेदारी के द्वारा किया जाता है। परिवार का निर्धारण भी नातेदारी के माध्यम से ही किया जाता है। परिवार मातृसत्तात्मक होंगे या पितृसत्तात्मक होंगे या फिर पितृस्थानिक होंगे या एक विवाही परिवार होंगे, इन सब का निर्धारण नातेदारी के द्वारा किया जाता है। वंश व उत्तराधिकारी के निर्धारण में भी नातेदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहाँ पर मातृवंशीय परिवार है और जहाँ पर पितृवंशीय परिवार है,
तो उन परिवारों के अनुसार ही वंश का निर्धारण किया जाता है। पितृवंशीय परिवारों में निर्धारण पुरुष या पिता के अनुसार किया जाता है, तो फिर मातृवंशीय परिवारों में निर्धारण माता या स्त्री के द्वारा इस नियमानुसार किया जाता है। उत्तराधिकारी का निर्धारण पितृवंशीय परिवारों में पिता के पश्चात उसके बड़े पुत्र को, फिर उसके पुत्र को, इस हिसाब से उत्तराधिकारी का निर्धारण किया जाता है। जबकि मातृसत्तात्मक या मातृवंशीय परिवारों में उत्तराधिकारी का निर्धारण का कार्य है वो माता या फिर महिला या स्त्री के आधार पर किया जाता है। मानसिक संतोष। नातेदारी मानसिक संतोष प्राप्ति में महत्वपूर्ण सहयोगी है। इससे व्यक्ति संतुष्ट रहता है, सदैव आश्वस्त रहता है। भी उस पर किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा आती है तो उसका सहयोग, उसका साथ देने वाले, उसके दुख और सुख में साथी उसके नातेदार हैं। तो इस आधार पर व्यक्ति के मन में किसी तरह का कोई विचलन, कोई शंका या संशय नहीं रहता और वो निडर होकर मानसिक शांति के साथ अपना जीवन यापन करता है। तो नातेदारी व्यवस्था न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है, बल्कि उसे सामाजिक गुणों, सामाजिक नियमों को सिखाकर एक उत्तम सामाजिक प्राणी बनाने में भी सहयोगी है। इसके पश्चात हम आगे पढ़ते हैं। नातेदारी में क्षेत्रीय विभिन्नता क्या है? क्या नातेदारी पूरे भारत में एक जैसे कार्य करती है, या नातेदारी संपूर्ण भारत में एक ही तरह से है, या फिर अलग अलग है? तो इरावती कर्वे ने उत्तरी भारत के उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र की नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया और उनके अध्ययन के पश्चात उन्होंने एक पुस्तक लिखी, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, और हिंदी में इसको भारत में बंधुत्व समाज, बंधुत्व संगठन, ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक इरावती कर्वे के द्वारा लिखी गई। और इस पुस्तक में उन्होंने पाया कि क्षेत्र के आधार पर भारत में नातेदारी व्यवस्था में विभिन्नता है, जिनका इन विस्तार से वर्णन इस प्रकार से है। नातेदारी समूह संबंधी विभिन्नता। नातेदारी समूह संबंधी विभिन्नता में इरावती कर्वे ने बताया कि उत्तरी भारतीय क्षेत्र में जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इस क्षेत्र की यदि हम बात करें तो इस क्षेत्र में पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय परिवार पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण भारत में पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय परिवारों के साथ साथ मातृस्थानिक या मातृवंशीय परिवार भी पाए जाते हैं। तो उत्तरी भारत में जो पितृस्थानिक या पितृवंशीय या पितृसत्तात्मक परिवार है तो वहाँ पर सत्ता या वंश का निर्धारण पिता के आधार पर, जबकि मातृसत्तात्मक या मातृवंशीय परिवार है वहाँ पर सत्ता, उत्तराधिकारी और वंश का निर्धारण है वो माता के आधार पर होता है। विवाह संबंधी नियमों संबंधी विभिन्नताएं। इरावती कर्वे ने अपने अध्ययन में पाया कि उत्तरी भारत का जब हम बात करते हैं तो हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, इस क्षेत्र की तरफ आप अपना ध्यान दीजिएगा। में उत्तरी भारतीय क्षेत्र में विवाह है वो संपीड़ गोत्र से बाहर किया जाता है और अपने गांव में विवाह भी की अनुमति भी नहीं है। सहोदर विवाह, भाई बहन के बीच में विवाह की अनुमति भी नहीं है। जबकि दक्षिण भारतीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर इरावती कर्वे ने बताया कि वहाँ पर संपीड़ या गोत्र विवाह है, सहोदर विवाह तक वहाँ पर किए जाते हैं और वहाँ पर अपरिचितों के साथ विवाह के साथ साथ गांव में भी विवाह का प्रचलन है और समाज द्वारा स्वीकृत है। कहने का तात्पर्य ये कि उत्तर भारत में अपने गोत्र के अंदर, अपने संपिंड के अंदर, अपने परिवार के अंदर शादी नहीं की जाती और गांव में शादी नहीं की जाती, जबकि दक्षिण भारतीय क्षेत्र में गांव में भी शादी की जाती है। सहोदर विवाह की अनुमति है और संपिंड या गोत्र विवाह की वहाँ पर अनुमति है। उत्तराधिकारी नियमों में विभिन्नताएं। जो उत्तरी भारतीय क्षेत्र है उसमें पितृसत्तात्मक परिवार है। तो पितृसत्तात्मक परिवार होने के कारण उत्तरदायित्व का निर्धारण है वो पितृसत्तात्मक के आधार पर होगा, अर्थात पिता के पश्चात उत्तरदायित्व जो उत्तराधिकारी है वो उसका बड़ा बेटा, फिर उसके पश्चात उसका बेटा, इसी आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराधिकारी का निर्धारण होता रहता है। जबकि दक्षिणी क्षेत्र में
पितृसत्तात्मक परिवार भी है और मातृसत्तात्मक परिवार भी है। तो जो पितृसत्तात्मक परिवार है वहाँ पर उत्तराधिकारी का निर्धारण पिता के आधार पर, और मातृसत्तात्मक परिवारों में उत्तराधिकार का निर्धारण माता के आधार पर किया जाता है। नातेदारी व्यवहार संबंधी विभिन्नताएं। नातेदारी व्यवहार संबंधी विभिन्नताएं भी रावती कर्वे ने बताया कि उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में अलग अलग है। जहाँ उत्तरी भारत में पुत्र वधू और पुत्री के दोनों के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार किया जाता है, या व्यवहार के नियम दोनों के बारे में अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तरी भारत में कोई माता पिता अपनी पुत्री के घर बहुत कम जाते हैं या नहीं जाते हैं, उनके घर का खाना पीना भी नहीं करते हैं, और न ही उनसे किसी तरह का कोई उपहार लेते हैं। जबकि दक्षिण भारत में माता पिता अपनी बेटी के ससुराल में जाने से, उनके घर खाना खाने से, पानी पीने से, या फिर उनसे उपहार लेने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं करते हैं। नातेदारी शब्दावली संबंधी विभिन्नताएं। उत्तरी और दक्षिण भारत में नातेदारी शब्दावली में भी केस में संबंधी विभिन्नताएं भी है। उत्तरी भारत में अंदर विवाह संबंधी और रकत संबंधी दोनों के लिए अलग अलग नातेदारी, दोनों नातेदारों के लिए अलग अलग संबोधन शब्दावली है। जैसे जो जहाँ जिस परिवार में विवाह हुआ है वो सगे संबंधी कहलाएंगे, उनके लिए सास ससुर या पति ननंद भाभी इस तरह के नातेदार होंगे। जबकि अपने परिवार है जो रगत संबंधी परिवार है, उसके अंदर भाई बहन चाचा ताऊ दादा दादी आदि नातेदार होंगे। जबकि उत्तरी भारत दक्षिण भारत की यदि हम बात करें तो वहाँ पर विवाह संबंधी और रकत संबंधी आधार पर नातेदारी का संबोधन नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ पर एक व्यक्ति को बीच में रखकर, मान लीजिए एक व्यक्ति बीच में रखा, उससे अधिक उम्र के हुए, कुछ कुछ से उससे कम आयु के हुए, अधिक उम्र की आयु के लोगों के लिए या नातेदारों के लिए एक संबोधन शब्द होगा, और कम आयु के नातेदारों के लिए एक संबोधन होगा। संबोधन शब्दावली एक होगी। तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर आयु का महत्व है, न कि यहाँ पर विवाह या रकत संबंधों का। तो इस प्रकार से इरावती कर्वे ने पाया कि उत्तरी और दक्षिणी भारत के अंदर नातेदारी के आधार पर बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। अब हम संपूर्ण क्वेश्चन की व्याख्या भी, संपूर्ण क्वेश्चन किस तरह से लिखेंगे, तो क्वेश्चन आप देखिएगा इस तरह से भी आ सकता है। नातेदारी व्यवस्था के प्रकारों को समझाते हुए आधुनिक भारत में नातेदारी की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो प्रकारों के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। यहाँ पर हम नातेदारी की भूमिका भी पूछा जा सकता है, इसका महत्व भी पूछा जा सकता है, या नातेदारी के सामाजिक प्रकार क्या है वो भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन एक ही है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन अलग अलग लिखे हैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको एक में ही सारे पॉइंट एक्सप्लेन करना है जो हमने पीछे बताए हैं। संकट के समय भूमिका। परिवार पर संकट के समय नातेदारी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। परिवार में किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो उस दुखी परिवार का दुख बंटाने और सांत्वना देने सभी नातेदार आते हैं। सुख में सहयोगी। नातेदारी की भूमिका केवल दुख में ही नहीं है, बल्कि सुख के समय जैसे विवाह, दसोटन, जागरण आदि के अवसर पर सभी नातेदार परिवार की खुशी और सुख में शामिल होकर अपनत्व की भावना दिखाते हैं। रोजगार और शिक्षा व्यवस्था में सहायता। यदि व्यक्ति बेरोजगार है तो उसके नातेदार अपने चिर परिचितों के माध्यम से उसे रोजगार दिलाने या उसे आर्थिक सहायता देकर रोजगार शुरू करने में भी मदद करते हैं। इस तरह शिक्षा ग्रहण करने में भी अपने नातेदारों की सहायता करते हैं। विवाह के समय आर्थिक सहायता व बिचौलिए की भूमिका। आमतौर पर देखा गया है कि विवाह या बच्चों के रिश्ते तय करवाने में नातेदार दोनों परिवारों के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाते हैं और विवाह के दौरान आर्थिक सहायता भी करते हैं, जैसे रीति रिवाज, भात आदि के माध्यम से, जो कि जो लड़की है उसके मायके की तरफ से बच्चों की शादी में आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली मदद को भात कहा गया है। तो इस तरह से आर्थिक मदद भी विवाह के समय में नातेदारों के द्वारा की जाती है। सामाजिक सुरक्षा और सहयोग। यदि बालक अनाथ हो गया हो, अपंग हो, गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो, तो ऐसी स्थिति में नातेदारी व्यवस्था असहायों की सहायता करके उन्हें सामाजिक सुरक्षा और सहयोग प्रदान करती है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानव जीवन में जो महत्व जाति, वर्ग, समूह, आस पड़ोस का है, नातेदारी का महत्व उससे कहीं अधिक और घनिष्ठ है।
इसी तरह से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नातेदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, नातेदारी व्यवस्था के प्रकारों को समझाइए। तो भूमिका और प्रकार एक ही बात है, तो उसी के पॉइंट आगे इसमें 6 पॉइंट आगे 7th 8th इस हिसाब से करके से एक क्वेश्चन में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नातेदारी व्यवस्था सामाजिक व्यवहार के निर्धारण और नियमन का कार्य करती है। भारतीय समाज में नातेदारी व्यवस्था की महत्ता को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। सामाजिक व्यवहार के नियमों का निर्धारण। नातेदारी व्यवस्था व्यक्ति को उन व्यवहारों के बारे में बताती है जो व्यक्ति को नातेदारी समूह में संपन्न करने होते हैं, जैसे परिहास संबंध, माध्यमिक संबोधन आदि। सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण। नातेदारी व्यवस्था व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार या व्यक्ति के आचरण पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि व्यक्ति के गलत आचरण या व्यवहार की रिश्तेदारों या नातेदारों द्वारा आलोचना की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर उसके अच्छे आचरण और व्यवहार की उसके नातेदारों द्वारा प्रशंसा भी की जाती है। अतः व्यक्ति अपने आचरण और व्यवहार को समाज अनुकूल रखता है। सामाजिक सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखना। नातेदारी व्यवस्था सामाजिक सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नातेदारी के कारण ही समाज के व्यवहार, आदर्श और सांस्कृतिक मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। सामाजिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करना। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाने पर नातेदार सांत्वना और सहयोग देते हैं तथा विवाह आदि खुशी के अवसर पर भी आर्थिक सहयोग, जैसे मामा पक्ष द्वारा दिया जाने वाला भात आदि। अतः नातेदारी सुख दुख के साथी होते हैं। इसी तरह विभिन्न बीमारियों, बुढ़ापा, अपंग हो जाना, अनाथ हो जाने पर आदि के समय नातेदारी व्यवस्था सुरक्षा और सहयोग प्रदान करती है। व्यक्ति की अलगाव की भावना। नातेदारी हर सुख और दुख में परस्पर एक दूसरे का भरपूर साथ और सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति में अलगाव व एकांकीकरण की भावना उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति हमेशा आश्वस्त रहता है कि वह कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अपने हैं, अपने भाई बंधु हैं, अपने स्वजन हैं, अपने नातेदार हैं, रिश्तेदार उसके साथ हैं। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि नातेदारी व्यवस्था सामाजिक व्यवहारों और आचरण के नियमों का निर्धारण करके न केवल व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और आचरण पर नियंत्रण रखती है, बल्कि हर समय व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा और सहयोग भी प्रदान करती है। इसके पश्चात क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नातेदारी से आप क्या समझते हैं। भारत में नातेदारी व्यवस्था में क्षेत्रीय विभिन्नता को समझाइए। इरावती कर्वे ने अखिल भारतीय स्तर पर उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र व मध्य क्षेत्र का नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया और इसी अध्ययन के आधार पर उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, जिसका नाम भारत में बंधुत्व संगठन या किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में इन्होंने नातेदारी जो व्यवस्था है उसमें क्षेत्रीय विभिन्नता का विस्तार से वर्णन किया। इन्होंने अपने इस अध्ययन में पाया कि नातेदारी व्यवस्था भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है, मतलब क्षेत्र के आधार पर इसमें विभिन्नता पाई जाती है। नातेदारी समूह के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि विवाह नियमों, पहला इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि नातेदारी समूह संबंधी विभिन्नताएं क्या है। तो समूह संबंधी विभिन्नताओं के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, उत्तरी भारतीय क्षेत्र में अधिकांश पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं, जैसे कि हमने बताया हरियाणा, राजस्थान, पंजाब आदि। ये जबकि दक्षिण भारत में पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय परिवारों के साथ साथ मातृसत्तात्मक या मातृवंशीय परिवार भी पाए जाते हैं। पितृवंशीय समुदायों में पितृवंशीय गोत्रों तथा मातृवंशीय समुदायों में मातृवंशीय गोत्रों की परंपरा है। विवाह नियमों की विभिन्नता। वैवाहिक नियमों को लेकर भी उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में विभिन्नता पाई जाती है। उत्तरी क्षेत्र में संपीड़ विवाह, सहोदर विवाह, कन्या विनिमय द्वारा विवाह की मनाही है, जबकि आमतौर पर गांव से बाहर विवाह का प्रचलन है। जबकि दक्षिण भारत में संपीड़ विवाह, सहोदर विवाह तथा कन्या विनिमय द्वारा विवाह का प्रचलन है। यहाँ अपरिचित परिवारों में विवाह का प्रचलन अधिक है तथा गांव में भी विवाह किए जाते हैं। देखिए, इस पूरे क्वेश्चन की पीडीएफ का भी हम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिससे आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पश्चात अगला है उत्तराधिकार नियमों में भिन्नताएं। उत्तराधिकार नियमों के आधार पर भी उत्तरी व दक्षिण क्षेत्र में विभिन्नता पाई जाती है। उत्तरी क्षेत्र में उत्तराधिकारी पितृवंशीय होने के कारण पिता से उसके बड़े बेटे को, पुत्र से फिर उसके बेटे को, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे स्थानांतरण होता रहता है, आगे चलता रहता है।
जबकि दक्षिण भारत में पितृवंशीय और मातृवंशीय दोनों तरह के परिवार होने के कारण पितृवंशीय परिवारों में तो उत्तरी क्षेत्र की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है, जबकि मातृवंशीय परिवारों में उत्तराधिकार का निर्धारण कालक्रम के अनुसार होता है। कालक्रम का मतलब आयु में छोटे और बड़े के अनुसार होगा, अर्थात आयु में जो बड़ा होगा उसी उपयुक्त व्यक्ति को उत्तराधिकार मिलेगा। जैसे पुरुष से उसके छोटे भाई को या बहन के पुत्र को, पुरुष से उसके छोटा भाई और बहन का पुत्र, इनमें से जो भी आयु में बड़ा होगा उसे उत्तराधिकारी का अधिकार मिलेगा। नातेदारी व्यवहार संबंधी विभिन्नताएं। उत्तरी क्षेत्र में पुत्री और पुत्रवधू के लिए व्यवहार के मापदंड अलग अलग हैं। इस क्षेत्र में पुत्री की ससुराल में खाना खाने, उसे उपहार लेने पर प्रतिबंध है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में पुत्री के ससुराल में माता पिता के जाने, खाना खाने या उपहार लेने पर कोई किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। नातेदारी शब्दावली संबंधी विभिन्नताएं। उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में नातेदारी शब्दावली के आधार पर विभिन्नताएं हैं। उत्तरी क्षेत्र में रक्त संबंधियों और विवाह संबंधियों के अलग अलग संबोधन शब्द हैं। उत्तरी क्षेत्र में एक पीढ़ी के लिए किया जाने वाला संबोधन शब्द दूसरी पीढ़ी के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। दक्षिणी क्षेत्र में रक्त संबंधियों और विवाह संबंधियों के लिए एक ही शब्दावली का प्रयोग होता है। यहाँ आयु क्रम के आधार पर नातेदारी शब्दावली पाई जाती है। जैसे व्यक्ति को बीच में रखकर आधे उससे बड़े और आधे उससे छोटे होंगे। आयु में बड़े नातेदारों के लिए एक शब्द होगा और आयु में छोटे नातेदारों के लिए दूसरा, अर्थात पीढ़ी की कोई भूमिका यहाँ पर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में नातेदारी समूह, विवाह, उत्तराधिकारी, नातेदारी व्यवहार, नातेदारी शब्दावली आदि के आधार पर अलग अलग व्यवहार किया जाता है। अब मूल्यांकन प्रश्न है यहाँ पर, इसमें आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। नातेदारी क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नातेदारी कितनी प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर डालना, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। नातेदारी से आप क्या समझते हैं, नातेदारी के सामाजिक प्रकार या महत्व को बताएं। 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आधुनिक भारत में नातेदारी की भूमिका को बताएं। भूमिका, महत्व, प्रकार एक ही बात है, जैसे हमने बताया था। इस तरह से भी 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नातेदारी क्या है, नातेदारी व्यवस्था में क्षेत्रीय विभिन्नताओं को बताएं। तो ये क्वेश्चन भी 16 नंबर का पूछा जा सकता है। इस पूरे वीडियो की PDF हम इसी क्वेश्चन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे। यदि आपको आवश्यकता है तो वहाँ से आप इसकी PDF भी अपलोड कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।